दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर सीरीज के मैथ के पेपर में आज हम बात कर रहे हैं दिनांक 12 जनवरी को लिए गए पेपर की, जो 2:30 से 3:30 PM के बीच में लिया गया था और क्रमानुसार इसका नंबर कौन सा था? 11वां। आइए बात करते हैं सवालों की। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा। सवाल हमसे कह रहा है, केवल सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में आपको जो फॉर्मेट अडॉप्ट करना होता है वर्ड वॉश। मतलब पहले आपको कोष्टक हल करने हैं, फिर आपको ऑफ या का वाला हल करना है, फिर गुणे और भाग वाला, फिर लास्ट में धन और ऋण वाला। अब यहाँ अगर मैं देखूं तो कोष्टक यहाँ से यहाँ तक लगा हुआ है। सबसे पहले ये छोटा कोष्टक को आप हल करोगे तो ये कितना है? 25 और 75 भागे 25 का मतलब कितना है? इस मामले 3। ठीक है, फिर आप इस पे आ जाओ, ये कितना है? 5 गुणे 1/3 भागे नहीं लगा तो इसको भी आप कर लो 15। 3 बचे 15, मतलब इसकी पूरे की वैल्यू कितनी है? ऋण 25 और ये कितना है? ऋण 3। अब बाकी का सवाल 1/2 धन 3 ऋण 25 ऋण 3। अब अगर आप इसको देखेंगे 3 से 3 कैंसिल, बचेगा कितना? ऋण 25 धन 1/2। अगर मैं इसमें से एक इसको दे दूं तो बचेगा कितना? ऋण 24 सही 1/2 और उत्तर कितना हो जाएगा? ऋण 49। आप चाहते तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, तो आप एलसीएम ले लेते, 25 दूनी 50 ऋण 50 धन 1, मतलब उत्तर कितना हो जाता? ऋण 49/2। सिंप्लीफिकेशन के सवालों में जो मूल रूप से आपको देखना होता है वो देखना होता है ब्रैकेट, फिर आपको देखना होता है ऑफ, मल्टीप्लिकेशन, ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को आप एक साथ कर सकते हैं। यहां मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि अगर डिवीजन के बाद ऑफ लगा हुआ है तो सबसे पहले आपको ऑफ का ही कैलकुलेशन करना है। मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कोई सवाल ऐसा दे दे कि 15 भागे 3 ऑफ 1/15, या मान लीजिए ऑफ 1/15, और इसी में आपको सवाल दे दे 15 भागे 3 ऑफ 1/15। अब अगर आप इसी सवाल को आप हल करेंगे, ये कितना हो जाएगा? पहले आपको इसको हल करना है, 3 बचे 15। अब ये क्या हो जाएगा मामला? 15 गुणे 5, मतलब इसका उत्तर कितना है? 75। लेकिन अगर आप इसको सीधे सीधे हल कर दें, अगर आप इसको सीधे सीधे हल करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 15/3 गुणे 1/15, 15 से 15 कैंसिल, उत्तर कितना? 1। यहां पर आप क्या देख रहे हैं? यहां पर आप ये देख रहे हैं कि अगर मैंने ऑफ को गुणा मान के पहले भाग को हल कर दिया, फिर मैंने गुणे को हल किया, तो सवाल का उत्तर पता चला। ये बात हमेशा याद रखनी है कि अगर भाग के बाद ऑफ लगा हुआ है तो आपको सवाल करते टाइम पर थोड़ी सी सावधानी बरतते हुए पहले ऑफ को हल करना है और इसके बाद ही भाग को हल करना है, और इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। एक डबल बेड का अंकित मूल्य 42,000 रुपए है। ग्राहक को 1,000 रुपए की नगद छूट मिलती है। 5% से 10% की छूट का वादा करने वाला एक स्क्रैच कार्ड मिलता है। बेड के न्यूनतम और अधिकतम विक्रय मूल्य के बीच का अंतर। यहाँ पर एक चीज तो फिक्स है कि उसे 1,000 रुपए की छूट तो मिलेगी ही। अब स्क्रैच कार्ड है, वो स्क्रैच कार्ड उसकी किस्मत के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन ये बात पक्की है कि वो 5% से कम नहीं होगा और वो 10% से ज्यादा नहीं होगा। आपसे सवाल में पूछा जा रहा है अधिकतम और न्यूनतम विक्रय मूल्य का अंतर। अब अधिकतम विक्रय मूल्य उसका कब हो सकता है? जब उसको छूट कम मिले, मतलब छूट कितने की मिले? 5% की। न्यूनतम विक्रय मूल्य कब हो सकता है? जब छूट कितने की मिले? 10%। मतलब ज्यादा छूट होगी तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? कम, और कम होगी तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? ज्यादा। मतलब ये जो बेड है इस जो प्राइस है ये 42,000 रुपए तो फिक्स ही है, और इसमें ये 1,000 रुपए की छूट भी फिक्स है, मतलब 41,000 रुपए तो बंदे को देना है, ये तो फिक्स है। अब कोई ऑफर निकल गया, उसमें बोल दिया कि 5% से 10% की छूट। अब यहां पर आप देखिए, अगर मैं बात करूं न्यूनतम
विक्रय मूल्य की। तो न्यूनतम विक्रय मूल्य कब हो जाएगा? जब इस पर 10% की छूट मिले, मतलब 41,000 गुणे 10/100, 1 2 1। यहां पर इसको छूट कितने की मिल जाएगी? या अगर अंतर पूछ रहा, मैं अभी एक चीज और बता देता हूं, और अधिकतम विक्रय मूल्य ये कितना हो जाएगा? यहां पर छूट कितने की मिलेगी? 4100 गुणे 5/100, 1 2 1 2, 5 एकम 5, 5 चौके, इसको आप घटाएंगे 2050 रुपए। ये आपका उत्तर, उत्तर आपका। अब चूंकि पहले से ही अंतर पूछा हुआ था और आपको ये दिया हुआ है कि जो छूट है वो 5 से 10 के बीच में ही है, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना है? 5%, मतलब अधिकतम जो फर्क आएगा वो 5% का ही आएगा। तो आप सीधे भी इस सवाल को लगा सकते थे कि 41,000 गुणे कितना? 5%, 1 2 1 2, 5 एकम 5, 5 चौके 20, ये कितना हो जाएगा? 2050 रुपए। ठीक है, तो ये वाला आपका कैलकुलेशन करने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसने अंतर पूछा है तो अंतर आप पहले ही निकाल लीजिए, बस उतना अंतर ही आप निकाल लीजिए। अधिकतम और न्यूनतम विक्रय मूल्य का मान उसने नहीं पूछा हुआ है, ना उसने छूट का मान। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? अगला सवाल हमसे कह रहा है 18, 24 और 25 से विभाज्य 6 अंकीय सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग। यहां पर आपको संख्या नहीं बतानी है, उस संख्या का योग बता। लेकिन संख्या का योग तो आप तभी बता पाओगे जब बता पाओ। अब 6 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होती है वो होती कितनी है? 1 के बाद कितने जीरो? ठीक है, और 18, 24 और 25 से विभाज्य संख्या जो होती है वो कौन सी होगी? 18, 24 और 25 का आपको क्या निकालना पड़ेगा? ठीक है, अब देखिए 18 और 24 से तो आपको क्लियर है कि इन दोनों के बीच का मान कितना है? 6। ठीक है, तो 6 तिरिक 18, 6 चौके 24। अब 25 में तो कुछ भी कॉमन दिख ही नहीं रहा, तो सीधा सीधा कितना हो गया? 25, 6 तिरिक 18, 25 चौके, मतलब इसका जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा? ठीक है, अब ये जो संख्या है वो इससे विभाजित होनी चाहिए, तो ये 2, ये तो 4 और एक ये 5। आपने 1800 से भाग दिया तो ये कितनी बार जाएगा? 5 बार। ये कितना हो जाएगा? 9,000। ठीक है, 0 0 0 और 1, फिर ये 10,000 हो गया, फिर 5 बार जाएगा, फिर कितना आ जाएगा? अब कितना बचा ये भी? ठीक है, अब देखिए 6 अंक की सबसे छोटी, ये तो खुद ही छोटी, तो घटाने पर कितना आना चाहिए? ये मान आना चाहिए घटाने पर। और जब जोड़ने की बात आएगी, जोड़ने पर कितना होना चाहिए? 1800 माइनस 1000 बराबर कितना है? मतलब यह संख्या इससे विभाजित हो सकती है अगर इसमें 1000 को घटा दिया जाए या 800 को जोड़ दिया। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? इसलिए कि जब इसको आपने भाग दिया तो शेष में कितना बचा? 1000। अगर 1000 बचा तो या तो मैं इस 1000 को 1800 बना दूं, तो जो भाग 1800 का 5 बार जा रहा था इतने बार चला जाएगा, और या तो फिर मैं इस 1000 को खत्म कर दूं, 1000 कम कर दूं, जिससे यहां पर जब आप भाग दो तो घटाओ तो कितना आ जाए शेष। मतलब हमको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। जोड़ना क्यों पड़ेगा? क्योंकि ये सबसे छोटी संख्या है, और सबसे छोटी संख्या मतलब भिखारी। भिखारी को आप दो दे क्या सकते हो? भिखारी से आप ले क्या सकते हो? कुछ नहीं, उसको केवल दिया जा सकता। ठीक है, ऐसे ही अगर सबसे बड़ी संख्या होती तो उसमें उसको कुछ दिया नहीं जा सकता, उससे लिया जा सकता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अंबानी को हम कुछ देने के लायक नहीं है और भिखारी से हम कुछ लेने के लायक नहीं। सबसे छोटी संख्या की बात हो रही है, मतलब बात किसकी हो रही है? बात हो रही है। ठीक है, तो अब इसमें जोड़ने पर तो आप खुद ही सोचो, ये 2 2 4 और एक 5 में जब आप 800 प्लस करोगे कितना हो जाएगा? ये 800 तो हो ही जाएगा, और 100 और आ जाएगा, और इनके अंकों का योग कितना हो जाएगा? ये है आपका जवाब, ऑप्शन नंबर 2।
अब इसको अगर डायरेक्ट करने की मैं बात करूं, काटना किससे है आपको? 18 से। इस सवाल को डायरेक्ट भी लगाया जाए। अगर आपका डिवीजन डिविजिबिलिटी पे कमांड, काटना किससे है? 18 से। 18 किससे कटेगी? 18 उससे कटेगी जिससे या तो 9 कटे, 9 से कट जाए संख्या, और या तो 2 से कट जाए। और 9 से कौन सी संख्या कट सकती है? जिसके इकाई अंकों का जो अंकों का जो योग है वो कितना हो? 9 या 9 से विभाजित। अब इसमें आप देख लीजिए, 9 से विभाजित 2 1 3 नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, केवल एक ही है और वो है 9। मतलब मैं देख करके ये बता सकता था, जैसे ही मैंने एलसीएम निकाला था मैं तुरंत उत्तर को टिक कर सकता था कि उत्तर कितना है? 9। क्यों? क्योंकि ये 1800 जो है, 1800 जो है, 1800 है डिवाइडेड बाई किससे? 9 से। तो जो भी इससे क्या है, अंकों का योग सबसे छोटी संख्या विभाजित है, विभाजित संख्या है, मतलब वो भी किससे कटेगी? और 9 से कोई संख्या तभी कटेगी जब उसके अंकों का योग 9 से कट जाए। और यहाँ पर किसी के भी अंकों का योग 9 नहीं हो रहा है, केवल इसका योग हो रहा है, इसलिए मैं देख के ही बता सकता था कि इसका उत्तर कितना होगा? 9। मतलब इतना पूरा सवाल करने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। रिसर्वा अपनी कुल आय का 15% किराए पर शेष भाग का, शेष की बात आ गई है यहाँ। शेष का मतलब 15 खर्चा कर दिया तो बचा कितना है? 85। फिर शेष का 75 खर्चा कर दिया तो बचा कितना है? 25। और क्या बोल रहा है? अन्य खर्चों, और 1700 रुपए मासिक बचाते हैं, बचा रहे। मैंने आपको ये बात बोली थी कि अगर कभी भी ऐसा डाटा हो परसेंटेज में कि आपको बाद का मान दे करके पहले का मान पूछ रहा है, तो पहले के मान को एक्स, और अगर पहले का मान दे करके बाद का मान है तो सवाल को डायरेक्ट लगा देते हैं। अब अगर मैं इसकी बात करूं, देखिए यहाँ 15% उसने खर्चा कर दिया, मतलब शेष कितना बचेगा? 75% उसने खर्चा कर दिया, मतलब शेष कितना बचेगा? बाद की वैल्यू दी गई है, मतलब पहले मान लीजिए उसकी आय थी कितनी? एक्स में से 15 खर्चा हो गया, बचा कितना? 85। फिर 75 खर्चा हो गया, बचा कितना? 25। और फाइनली जो उसकी बचत है वो कितना? ठीक है, अब आप खुद ही देख लो, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 17 पना 85, और ये कितना हो जाएगा? तो आप काट दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 100। मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 100 गुणे 4 गुणे 4 दूनी 8, 2 जीरो इसके 1 जीरो इसका, मतलब आय कितनी? 8000 रुपए। और ये है आपका ऑप्शन नंबर। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? 3, 12 और 24 का चतुर्थानुपाती। बार बार ये सवाल आ रहा है, चतुर्थानुपाती किसी में पूछता है, किसी में अनुपाती पूछता है, और किसी में मध्यानुपाती पूछता है। मैंने आप लोगों को इसमें बताया था चतुर्थानुपाती बराबर होता है b अपॉन a, तृतीय अनुपाती बराबर होता है b अपॉन a, और मध्यानुपाती बराबर होता है रूट ऑफ। यहाँ एक देखिए, a की वैल्यू कितनी है? 12, और c की वैल्यू कितनी है? 14। ये मामला कितना हो जाएगा? 12 गुणे 14 बटे 3, 3 चौके 12, 14 चौके 56, और यही आपका सवाल का जवाब है, और यह है आपका ऑप्शन नंबर 3। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? एक सब्जी विक्रेता अपनी बिक्री वास्तविक वजन से 12% कम वजन का उपयोग करके करता है, ठीक है, और फिर क्रय मूल्य पर 32% का लाभ, कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात, बेईमानी का सवाल। इसे मैंने आपको क्या बताया था? हर वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो माना जाता है 1000 रुपए प्रति किलो। क्यों? क्योंकि वजन कितना होता है? 1 किलोग्राम, या मैं उसको 1000, मतलब 1 ग्राम की कीमत 1। विक्रय मूल्य वो होता है जितने में सामान दिया गया, और क्रय मूल्य वह होता है जितने वजन दिया गया, मतलब जितने वजन का सामान दिया। मतलब अगर 1000 ग्राम की जगह 850 ग्राम सामान दिया गया है तो उसका जो क्रय मूल्य है वो हो जाएगा 850 रुपया। और 1000 का सामान अगर 1200 रुपए में बेचा गया है, मतलब 1000 का सामान 20% लाभ पर बेचा गया, मतलब कितने में बेचा जाएगा? सामान 1200 रुपए का बेचा गया, मतलब विक्रय मूल्य कितना है? 1200, और क्रय मूल्य कितना है? 850, मतलब जो लाभ है वो कितना हो गया?
तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा 350 बटे 850 गुणे 100। अब यहां देखिए, यहां पर जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 12% कम वजन का। तो 12% कम का मतलब कितना होता है 88% वजन का इस्तेमाल हो रहा है। तो 1000 का 88% जो है वो कितना हो जाएगा 800। ठीक है। और विक्रय मूल्य जो है, सामान में लाभ कितने का कमाया गया है, सामान में जो लाभ कमाया गया है वो कमाया गया है 32 का, 1212, मतलब ये कितना हो जाएगा, तो लाभ कितना हुआ, तो लाभ हो गया विक्रय मूल्य माइनस। तो आप घटाएंगे तो 12 में से 8 चला गया 4, 12 में से 8 चला गया 140। तो इसका जो लाभ प्रतिशत है, लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे, काटेंगे 0 से 0, ये कितनी बार कटेगा 2 बार, और इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 50 क्या हो जाएगा आपका लाभ। और ये है आपका ऑप्शन। बेईमानी के सवालों में केवल 2 ही बातें आपको याद रखनी है। नंबर 1, क्रय मूल्य का मतलब जितना सामान दिया गया, विक्रय मूल्य का मतलब जितने का सामान दिया, और सामान की कीमत को हमेशा मान करके चलना है 1000 रुपए प्रति किलोग्राम। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, 500 रुपए की धनराशि 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 1.25 है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात। यहां मैंने आप लोगों को बताया था कि अंतर मूलधन और धन, 3 चीजें, 3 में से अगर 2 चीजें आपको दी गई हैं तो बेहतर यह है कि आप फॉर्मूले का इस्तेमाल। ठीक है। कुछ सवाल अभी हो सकता है आपके पेपर में पूछे गए हैं या नहीं पूछे गए हैं, नहीं पूछे गए हैं तो अभी हमने जो एसआई और सीआई का जो हम डालेंगे पूरा वीडियो, उसमें आप देखिएगा सवाल एसआई सीआई के ऐसे हैं कि विद इन सेकंड्स, इवन यहां तक कि आप सवालों को बगैर कलम चलाए भी हल कर सकते। यहां पर जो अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि 2 सालों के लिए जो अंतर का फॉर्मूला होता है वो होता है PR² अपॉन R²। अब x की वैल्यू कितनी दी गई है 1.2, p की वैल्यू कितनी दी गई है, p की वैल्यू दी गई 500, r वार्षिक ब्याज दर तो आपको निकालना ही है, और बटे कितना है 100, और गुणे कितना है 1 2 1 2 को काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा 20, मतलब R² बराबर हो जाएगा, सॉरी बाद में नहीं, जब R निकाले R बराबर हो जाएगा 20 गुणे 1, अगर आप इसको गुणा कर दो तो से सब लोग कैंसिल, यहां आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 25, तो R की वैल्यू हो जाएगी √25, 5%। और यही है आपके सवाल का जवाब जो है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। देखिए 5% का मतलब हुआ 55 25 और फिर 55 25, मतलब ये हुआ कि अगर 5% होता तो 5 5 5 और ये होता 0। बात समझ रहे हैं। ठीक है। अब ये वाले तरीके का जो इस्तेमाल है वो ज्यादातर तब किया जाता है जब आपको दर दी गई। अगर मूलधन दिया गया है तो बेहतर यह है कि आप फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लीजिए। और मैं अभी भी ये बात बोल रहा हूं कि दर, मूलधन और अंतर, 3 चीजों में से अगर 2 चीजें दी गई हैं तो सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लें। ए, बी और सी किसी काम को 30 60 और 120 दिन अलग अलग है। ए कार्य पूरा होने से 10 दिन पहले और बी कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। संपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक संख्या। इसमें 2 टाइप के सवाल, तीनों ने साथ में काम शुरू किया, एक इतने दिनों बाद काम छोड़ के चला गया, दूसरा इतने दिनों बाद काम छोड़। दूसरा सवाल इसमें आपसे पूछा जाता है कि ये काम समाप्त होने के इतने दिन पहले काम छोड़ के चला गया और बी काम समाप्त होने के इतने दिन पहले। ठीक है। तो यहां मैंने आप लोगों को बताया था कि जब बाद का मामला हो तो उसे कुल काम में से, और जब पहले का मामला हो तो उसे कुल काम में जोड़ते हैं। मतलब क्या हुआ, अभी देखिए, आप देखिए ए, बी और सी 3 लोग हैं, कितने दिनों में कर रहे हैं 30 60 और 120। ये टाइम दिया, एलसीएम निकालना है, सबसे बड़ी संख्या 30 का भाग भी जा रहा है, 60 का भाग भी जा रहा है, मतलब इसका जो वर्क है वो कितना है 1। तो इसकी एफिशिएंसी 120 में 30 का भाग दिया 4,
120 में 60 का भाग दिया 2, 120 में 120 का भाग दिया। अब काम कौन कौन छोड़ रहा है? ये कितने दिन छोड़ रहा है? 10 दिन पहले। ये कितने दिन पहले छोड़ रहा है? 10 दिन। मतलब ये कितना काम इसका बच गया? 4 गुणे 10 मतलब कितना? 40। बी कितने दिन पहले काम छोड़ रहा है? बी का रहे 5 दिन पहले। ये 5 दिन पहले मतलब 2 गुणे 5, ये कितना हो गया? मतलब टोटल ये कितना हो गया? अब देखिए पहले का मामला है तो मैंने आपको क्या बोला था कि जब पहले का मामला हो तो ये वाला जो काम है ये इसके साथ जुड़ जाएगा। मतलब अब जो काम हो गया वो हो गया 120 प्लस 50 बराबर कितना हो गया? 170। काम कराना किससे है? तीनों से कराना है। तो तीनों की क्षमता कितनी है? 4 प्लस 2 मतलब 170 बटे 7। 7 दूनी 14, 3, 7 चौक 28, 2, 7 दूनी 14, 6, 7 अठे 6, लगभग 24.28। ओ सवाल को सीधा सीधा इसने दे दिया है 170 बटे। ठीक है, यहां पर एक बात आपको यही ध्यान रखनी है कि पहले और ये भी पहले, तो पहले वाले का मतलब क्या हुआ? गुणा। और अगर यहीं पे बाद लिखा होता, बाद वाले में क्या रहता है? ये बात आप लोग अपने दिमाग में, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली लोहे की एक गेंद को पिघलाकर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोलाकार गेंदों में ढाला जाता है। गोलाकार गेंदों की संख्या। यहां मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, सवाल तो सीधा सीधा भी ये लगाया जा सकता है, मैं डायरेक्ट बता देता हूं और इनडायरेक्ट भी बता देता हूं। देखिए मैंने आपको क्या बोला था कि संख्या बराबर होता है, संख्या बराबर होता है बड़ी आकृति का आयतन बटे छोटी आकृति। अब देखिए बड़ी आकृति के आयतन में 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है, मतलब 4/3 गुणे पाई गुणे आर क्यूब। ये बड़ी है तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, और इसका 4/3 पाई। देखिए मैं जो आपको समझाना चाह रहा था, ये डाटा और ये डाटा आपस में क्या हो जाएगा? जो बचेगा वो क्या बचेगा? 21/3/7। या इसको आप ऐसे भी कर सकते थे 21:7, 7 एकम 7, 7 तिरिक 21, 3:1, 3/3, 1/3 मतलब 27:1। मतलब इसका 1 तो इसका मतलब कितने घन बनेंगे? 27। 27 गोले, सॉरी। ठीक है, यहां पर आप ये देख ही रहे हो क्या हो जाएगा? ये 21 गुणे 21 गुणे 21 बटे 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 तिरिक 21, 7 तिरिक 21, 7 तिरिक 3, 3 त्रिकाई 9, 9 तिरिक 27। 27 आपका उत्तर है और ये दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर। बात करते हैं अगले। यहां मैं जो आपसे कहना चाह रहा था कि अगर आकृतियां समान है, मतलब अगर शंकु को गोला बनाया जाए, गोले को शंकु बनाया जाए, तो आपको सवाल पूरा लगाने की जरूरत। लेकिन अगर शंकु से शंकु बनाया गया तो क्या होगा भाई? 1/3 1/3 पाई तो कट ही जाएगा। पूरा मामला r स्क्वायर एच r स्क्वायर एच के बीच में डिपेंड करेगा। गोले से गोला बनाया गया तो पूरा मामला त्रिज्या के ऊपर डिपेंड करेगा। बस उसको कितने गुना करना है? 3 गुना, मतलब 3 की घात, गुना नहीं 3 की घात। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। 5 और 12 का तृतीय अनुपाती 5, 8 और 9 के चतुर्थ अनुपाती से। देखिए तृतीय अनुपाती में मैंने आपको बताया था फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर अपॉन, मतलब इसका मामला हो जाएगा 12 गुणे 12 बटे 5, 8 और 9, ये बी ये सी ये ए, इसका फॉर्मूला होता है बी सी अपॉन ए, मतलब इसका मामला हो जाएगा 8 गुणे 9। अब आपसे क्या पूछ रहा है? अनुपात। अगर रेशियो पूछा जा रहा है, ये 5 और ये 5 क्या हो जाएंगे? कैंसिल। देखिए 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 2 छक्के 12, 3 त्रिकाई 9, 3 दूनी, यहां कुछ भी नहीं बचा, यहां बचा 2 अनुपात। यही आपके सवाल जवाब है और दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर 1 में इसका सवाल का जवाब भी दिया हुआ है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? अनिल ने सुबह अपनी यात्रा शुरू की।
10 AM तक उसने अपनी यात्रा का 1/2 भाग पूरा कर लिया। 1/2 भाग का मतलब हुआ आधा, 50%। उसी दिन दोपहर 1 AM तक उसने अपनी यात्रा का 4/5, शेष का तो नहीं है, नहीं, अपनी यात्रा का मतलब पहले उसने 1/2 भाग पूरा किया 10 बजे तक, और 1 बजे तक उसने जितनी यात्रा की वो कितनी हो गई, 4/5 भाग। अब बोल रहा है कि उसने अपनी यात्रा किस समय शुरू की। अब अगर आप ये देखिए, इस पूरे मामले का मतलब कितना है, इसका मतलब है 50%, और इसका मतलब कितना है 80। इन दोनों का अंतर कितना है, ठीक है। और यहां आप देखो 10 AM और 1 AM, इनके बीच का अंतर कितना है, ठीक है। अब आप देखिए सवाल यात्रा उसने कब शुरू की, 30% कितने घंटे में कर रहा है वो, तो 50% उसने कितने घंटे में किया होगा, 5 घंटे में। और 50% वो कितने बजे है, 10 बजे, मतलब 5 घंटे पहले से यात्रा शुरू हो रही है, मतलब उत्तर कितना है, 5 बजे शुरू होनी चाहिए, 5 AM, ठीक है। मैं जो आपको कहना चाह रहा हूं वो ये है कि 4/5 भाग, ये कितना है, 1 PM, सॉरी ये PM कर लिया, 1 PM, 1/2 भाग, ये कितने बजे है। अब आप देखो इसका मतलब कितना हुआ, ये है 80%, और ये कितना है, और इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना है, और ये जो समय का अंतर है ये कितना है, ठीक है। अब अगर वो 30% कितने घंटे में कर रहा है, 3 घंटे में, तो 50% उसने कितने घंटे में की होगी, 5 घंटे। अब 50% कब तक, मतलब 10 AM, ठीक है ना, 10 AM तक, ठीक। अब अगर ये 10 AM तक 50% वो गया था, का मतलब कितने घंटे से उस पहले यात्रा शुरू कर दी थी, 5 घंटे, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा, 5 AM, और यही आपके सवाल, ठीक है। इसको मैंने प्रतिशत में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि समझने में थोड़ी सी आसानी, ठीक है। अगर बटे सही से आप करते तो मामला ये बनता 4/5 माइनस 1/2, देखिए अलग से भी लगा दे रहा हूं, 8 माइनस 5/10, मतलब 3/10 भाग बराबर कितना है, ठीक है। तो 10 भाग बराबर 10 घंटे, ठीक है। और 1/2 भाग बराबर कितना हो जाएगा, 1/2, ऐसे कर, 1/2 भाग बराबर 1/2 गुणे, अगर आप इससे करोगे तो आप ऐसे भी कर सकते, ठीक है। प्रतिशत में बदलने का मतलब, ये सवाल को मुझे नहीं लग रहा कि ज्यादा कलम चलाने की आवश्यकता थी। 4/5 का मतलब 80%, 1/2 का मान 50%, दोनों का अंतर 30%, 30% बराबर 3 घंटा, 50% बराबर 5 घंटा। 10 बजे की बात हो रही है, मतलब 10 बजे से 5 घंटे पहले उसने यात्रा शुरू की, मतलब यात्रा शुरू की 5 बजे। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे कह रहा है 3 के पहले 10 गुणजों का औसत। औसत के मामले में 2 तरीके, पहला तरीका तो ये होता है जहां पर अंतर समान है। अंतर समान कहां कहां होता है, प्राकृत संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, गुणज, यहां पर क्या होता है, अंतर समान होता है। तो समान अंतर वाली संख्याओं का जो औसत है, कौन कौन सी होती है, प्राकृत, सम, विषम, ये समान अंतर की संख्या है, और इनका जो औसत है ये होता है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। अब देखिए 3 के पहले 10 गुणज, तो पहली संख्या कौन सी हो जाएगी, 3 गुणे 1, अंतिम संख्या कौन सी हो जाएगी, 10, मतलब 3 30/2, 33/2, मतलब कितना हो जाएगा, 16 उत्तर 16, ठीक है। यह बात ध्यान रखनी। और अगर असमान अंतर का मामला हो तो फिर तो बेसिक सा फॉर्मूला है, संख्याओं का योग बटे संख्या, मतलब योग बटे संख्या।
बात करते हैं अगले सवाल। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, एक वस्तु 1200 रुपए पर सूचीकृत है, एक ग्राहक को 2 क्रमागत छूट प्राप्त करने के बाद इसके लिए 972 रुपए का भुगतान करना पड़ता है। पहली छूट की दर 10% है तो दूसरी छूट की दर क्या? देखिए यहां मैंने आपको बताया था 1200 रुपए का सामान है, पहली छूट है 10, मतलब मामला कितने का है, 90 का। दूसरी छूट का मान आपको निकालना है, मतलब 100 माइनस एक्स अपॉन 100 बराबर कितना दिया हुआ है, क्या एक दो, ठीक है। तो अब 100 तो से 100 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 972 गुणे 10 बटे 12 गुणे, ठीक है, काट लीजिए, कट जाना चाहिए, 12 अट्ठे 96, 12 एकदम 12, 9 नंबर, मतलब ये कितना है, ठीक है। तो 100 एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 100 माइनस 90 बराबर कितना है, ये तो पहला तरीका, उत्तर कितना आ जाएगा 10%। दूसरा तरीका मैंने आपको बोला भी था कि कुल छूट जो है वो कुल छूट बराबर कितना होता है, ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। अब यहां आप देख लीजिए 972 और 1200, देखिए किससे कटेंगे दोनों, 12 से तो कट ही रहे हैं, ये 100, 12 अट्ठे 96, 12 एकम 12, ठीक है। अब ये देख लीजिए अब कितना है, 81 बटे 100, मामला कितना है 81 और 100 का, मतलब 100 रुपए की चीज आपको मिल कितने की रही है, बिल कितने की रही है, तो मिल रही है आपको 81 रुपए, ठीक है। अब यहां आप देखो एक छूट तो आपको 10% है, तो टोटल छूट कितनी है आपकी 19, ये कितनी छूट है टोटल 19। दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ये 19 है, पहली छूट है आपको 10 की, दूसरी छूट आपको पता नहीं, इसको x मान लिया, माइनस 10 गुणे एक्स बटे कितना हो जाएगा 100, ठीक है। इसको यहां ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 बराबर 100x माइनस 10x बटे कितना 100, और ये कितना हो जाएगा 90x बराबर 900, तो x बराबर हो जाएगा 900 बटे 90, का उत्तर कितना। दूसरा तरीका ये, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला जो तरीका है ये तरीका थोड़ा सा लेंदी, बेहतर ये है कि आप सवाल को डायरेक्ट लगाने की आदत डालिए। और मैंने ये बात आपको बोली भी थी कि जब कभी भी प्रतिशत से प्रतिशत का मामला, अगर हमें यहाँ डायरेक्ट प्रतिशत दे दिया कुल छूट इतनी, तो हम सवाल को इससे, क्योंकि तब हमें ये करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जब प्रतिशत का मामला दिया गया हो तो आप फॉर्मूले पे चले जाइए, और अगर रुपए का दिया गया हो तो मैंने आपको यही बात बताई थी, तब आप फॉर्मूले पे मत जाइए, तब आप सवाल को सीधे सीधे, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे कह रहा आलू का मूल्य 10% बढ़ जाता है, तो एक उपयोगकर्ता को अपनी आलू की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी ताकि आलू पर खर्च अपरिवर्तित रहे। देखिए मूल्य कितना हो जाता है, 100 से कितने की वृद्धि हुई है, कितने की वृद्धि हुई है 10 की, ये वृद्धि जो 10 की हुई है 10% किस पर हुई है। अब आपको क्या करना है, आपको करना यह है कि ये 100 का जो खर्चा है ये 100 ही बना रहे, लेकिन अब रेट तो 110 हो गया है, आपका खर्च कितना बढ़ गया है 10 रुपया। तो अब आपको जो खर्च में कमी करनी पड़ेगी, खपत में जो कमी करनी पड़ेगी, कितनी करनी है 10, लेकिन किस रेट पर 110 पर, 0 से 0 कैंसिल, 100 बटे 11, मतलब उत्तर कितना 11 नहीं है 99, 9.11 नहीं है 99, एक बचेगा 9.09, देख लीजिए दिया है क्या कुछ, हाँ ये दिया हुआ, ये लगभग लगभग इसने दे दिया 9.1%। सवालों में कुछ वो नहीं है, रेट वेट का बहुत ही बेसिक सा सवाल है, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, ए और बी एक काम को 18 और 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं, वो 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, फिर एक काम छोड़ के चला जाता है, तो इस काम को पूरा करने में बी को कितना समय लगा। तो मैंने आपको बताया था एक साथ काम किया, काम छोड़कर चला गया, तो काम पूरा होने में लगा समय, लेकिन यहां पर आपको क्या पूछ रहा है शेष काम,
या दो तरह से सवाल पूछे जाते हैं। पहला सवाल आपको पूछा जाता है पूरा काम लगा होने, लगा समय, और दूसरा पूछा जाता है शेष काम। अभी मैं बात कर लेता हूं पहले पूरे काम की, पूरा काम समाप्त होने में लगा। अभी मैं बात कर लेता हूं पूरे काम की। अगर मैं बात करता तो ये ए है, ये बी है, ये 18 है, ये 36 है, ये टाइम है। वर्ग कितना हो जाएगा, 18 का भाग 36 4 है 36। इसकी इफिशियंसी 2, इसकी। अब ये कितने दिन बाद काम छोड़ रहा है, ये 8 दिन बाद। तो 8 दिन का जो इसका काम है, 8 दिन का ये कितना काम हो जाएगा, अब 16 काम हो जाएगा। तो मैंने आपको बोला भी, एक सवाल पहले वाला आया, एक सवाल बाद वाला आ गया। तो जब बाद वाला मामला हो तो घटा देते हैं, तो कितना करेंगे, 36 माइनस 16 बराबर कितना है, 20। करवाना 20 से है, तो इसका उत्तर कितना हो जाता। ये तो तब की बात है जब पूरा काम। अब मैं बात कर लेता हूं शेष काम की। देखिए यही हाल है, ए बी 18 36, ये टाइम दिया हुआ है, तो वर्ग कितना हो जाएगा 36। तो इसकी इफिशियंसी 2। अब देखिए इन दोनों ने मिलकर के कितने दिन काम किया है, इन दोनों ने मिलकर के कितने दिन काम किया, 8 दिन तक। तो ये टोटल कितना काम हो जाएगा, 3 गुणे 8 बराबर कितना, 24 काम। ये काम हो चुका है। तो जो शेष काम बचेगा, शेष काम कितना बचेगा, 36 माइनस 24 12। और ये 12 काम करवाना किससे है, बी से। क्षमता कितनी है, 1। तो उत्तर कितना आ जाएगा, 12 दिन। मतलब अगर शेष काम की बात करेगा तो उत्तर कितना आएगा, 12 दिन। अगर यही पूरे काम की बात कर रहा होता तो कितने दिन हो जाता, 20 दिन। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, 12 दिन बी ने अकेले किया और 8 दिन इन दोनों ने मिलकर। ठीक है, आप चाहते तो यहां से भी निकाल सकते थे कि शेष काम को करने में 8 दिन ये करके गया, तो 20 में से 8 घटा देते 12 आ जाता। लेकिन बेहतर यह है कि आप सवाल को इस तरीके से अटेंड करने की आदत डाल लो। उत्तर कितना, शेष काम की बात हो रही है, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा, 12 दिन। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। 8 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले एक शंकु को 8 सेंटीमीटर गुणे 6 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर के लकड़ी के आयताकार ब्लॉक से बनाया जाता है। व्यर्थ हुई लकड़ी का प्रतिशत लगभग हो। अगर व्यर्थ हुई लकड़ी का प्रतिशत हमें निकालना होगा तो पहले कुल आयतन माइनस लगा हुआ है। ठीक है, ये हमें, अगर हम यूज्ड लकड़ी का आयतन निकाल लें और फिर हमें क्या करना पड़ेगा, भाग किससे देना पड़ेगा, फिर हमको भाग देना पड़ेगा टोटल लकड़ी के आयतन से। अगर मैं बात करूं व्यर्थ हुई लकड़ी का, तो टोटल लकड़ी तो 100% है। अगर 30% यूज हो गई मतलब बच कितनी गई, 70। 40 यूज हो गई मतलब बच कितनी गई, 60। तो मैं क्या करता हूं, हम क्या करते हैं, हम इसमें निकालते हैं टोटल कितनी लकड़ी का इस्तेमाल हुआ। तो टोटल कितनी लकड़ी का बात हो गई है, क्या है, देखिए 8 सेंटीमीटर ऊंचाई 4 से आधार त्रिज्या वाले एक शंकु को इससे काटा गया है आयताकार ब्लॉक से। अपन ये करेंगे उपयोग की गई लकड़ी का प्रतिशत। अब देखिए उपयोग बना क्या है, बनाया क्या गया है, एक शंकु को इससे बनाया गया। ठीक है, आयताकार ब्लॉक से, मतलब ये घनाभ है और ये क्या है, शंकु। शंकु का आयतन और ये किसका आयतन हो जाएगा, ये हो जाएगा घनाभ का आयतन। अब देखिए शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और घनाभ का आयतन कितना है, यही है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्रतिशत निकाल। अब आप फॉर्मूले में पेस्ट कर दीजिए, 1/3 गुणे 22/7 गुणे आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4 गुणे 4, ऊंचाई कितनी दी हुई है, 8 बटे इसकी वैल्यू कितनी, 8 में 6, 8 से 8 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। ठीक है, अब इसको अगर मैं देखूं तो 22 गुणे 4 बटे 3 गुणे 7 गुणे 6। ठीक है, काट लेते हैं, से कटेगा भाई 11, अब तो कुछ कटेगा नहीं, 4400 का भाग देना है, 6 अठे 48, 6 सत्ते 42, 7 तरीके के 6 बार नहीं जा रहा, 6 बार जा रहा है, 6 तरीका 18, 6 छाम 36 और 1 37, 10 में से 8 गया तो 13 में से 7 चला गया, 620। कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा।
9 तिरिक 27, मतलब लगभग लगभग कितना हो जाएगा 70%। कितना हो गया 70%। 70% क्या की गई है, यूज की गई है, व्यर्थ कितनी हो, व्यर्थ हो गई। 100 माइनस 70 बराबर कितना हो जाएगा। अब देखिए अगर मुझे व्यर्थ लकड़ी का प्रतिशत निकालना पड़ता तो हमें क्या करना, तब हमें पहले इसका पूरे का आयतन निकाल के इसको घटाना पड़ता और फिर इसी में भाग दे करके हमें क्या करना पड़ता, गुणे 100। ठीक है, तो इसमें से बेहतर ये है, इससे बेहतर ये है कि आप यूज्ड लकड़ी का प्रतिशत निकाल लीजिए। अब यूज्ड लकड़ी का प्रतिशत 70 आ गया, मतलब व्यर्थ लकड़ी कितनी गई है, क्योंकि यूज्ड लकड़ी में आपको सीधा सीधा दोनों का आयतन निकाल करके उसमें 100 का क्या कर देना है, गुणा कर देना। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अरविंद भानु से 5/4 गुना तेज दौड़ता है, स्पीड जो है, यदि किसी दौर में अरविंद भानु को 60 मीटर की लीड देता है तो प्रारंभिक बिंदु से वह दूरी ज्ञात है। ठीक है, जहां वह दोनों स्पीड और डिस्टेंस की बात, टाइम से मैं आपको एक चीज ये बताया था, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड। अब अगर टाइम समान है, समय समान हो तो दूरी समानुपात किसके हो जाती है, मतलब जो अनुपात दूरी का होगा वही अनुपात चाल का होगा, या जो अनुपात चाल का होगा वही अनुपात दूरी का होगा। यहाँ इसके दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है, चाल का, ये चाल है तो यही रहेगी, दूरी भी कितनी हो जाएगी, मतलब ये मैं बोलना चाहता हूँ, चाल दी हुई है आपको, कितनी दी हुई है 5, दूरी भी कितनी हो जाएगी 5, दोनों के बीच में अंतर कितने का, 1 का, और 1 बराबर कितना दिया हुआ है 60। अब देखिए लीड दे रहा है, लीड दे रहा मतलब मान लो ये आदमी है, यहाँ पर 2 लोग हैं, लीड दे रहा तो रेस वास्तव में यहां से शुरू होती और यहां तक पहुंचती, एक जीतता और एक हारता, लेकिन वो सवाल में बोला नहीं, ये आदमी, एक आदमी यहां पे खड़ा है और एक आदमी यहां पे खड़ा है, और इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना है 60, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 60 है। अब सवाल में वो बोलना क्या चाह रहा है, सवाल में बोले तो प्रारंभिक बिंदु से वह दूरी ज्ञात कीजिए जहां वो दोनों मिलेंगे। प्रारंभिक बिंदु ये है, ये वाला नहीं है, क्योंकि एक आदमी तो यहां से दौड़ा है, तो ये आदमी ज्यादा दौड़ेगा और ये कितना ज्यादा दौड़ेगा, 60 ज्यादा दौड़ेगा, तो यहां पर अगर मैं देखूं तो ये कितना दौड़ रहा है 300 मीटर और ये कितना दौड़ मीटर, तो वास्तव में जो प्रारंभिक बिंदु है वो तो ये कहलाएगा, मतलब जो प्रारंभिक बिंदु से उनके मिलने की दूरी है वो कितनी हो जाएगी 300 मीटर, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 2। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अर्जुन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से 10 किलोमीटर की दूरी अपनी बाइक पर, 25 किलोमीटर की औसत चाल से 14 किलोमीटर की दूरी यात्रा, पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात करें। औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय, लेकिन यहां अगर समय नहीं दिया गया तो इसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था दूरी 1 प्लस दूरी जितने भी हिस्सों में बटी हुई है बटे दूरी 1 चाल 1 दूरी 2 चाल 2। अब देखिए पहली दूरी कितनी है, पहली दूरी है कितनी 10, दूसरी दूरी कितनी है, दूसरी दूरी कितनी है 10 के लिए बंदे की चाल कितनी है 30, और 14 के लिए चाल कितनी है 25, 25 और 30 का एलसीएम, 25 और 30 का एलसीएम किससे कटेगा 5 से, 25 25 5 6 का 30, 6 पंचे 30 पंचे 150, मतलब ऊपर मामला कितना हो जाएगा 24 150, 30 पंचे 150, 10 पना 50, 25 छक्का 150, 14 पंचे 14 छः हो जाएगा मामला। अब देख लिए पूरा मामला कितना हो गया 24 गुणे 150 बटे कितना है 134, हो जाएगा 12, 2 छक्का 12, तो गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1800 और इसको करेंगे तो 67। वैसे एक तरीका और भी था, मैं भी बता देता हूं आपको कितनी बार जाएगा ये, लगभग लगभग 2 बार, 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12 1 13, 10 में से 4 गया 6, 7 में से चला गया 4, 600, 6 छाम 36, 6 सत्ते 42
42, 6 बार चला जाएगा, 6 सत्ते 42, 6 छम 36 और 4 40, 26 कुछ कुछ। यहां मैं एक चीज और भी कर सकता था, मैं जो बोलना चाह रहा, देखिए 150 और 67, 12 का भाग अगर मैं दूं 67 में तो 67 बार तो जाएगा नहीं, लेकिन 12 छंग 72, मतलब इसको 5 बढ़ाना है, ये लगभग लगभग 2 गुना, इसमें 10 बढ़ा दो, मतलब मैं ये बोल रहा हूं इसको मैं 160 कर देता हूं और इसको मैं 72 कर देता हूं। 12 छंग 72 तो क्या 6, ये कितना हो जाएगा 80, 27 तरीके के 27 से थोड़ा सा कम 26, 8-7, ये आपको नहीं करना पड़ता, लेकिन ये आप तभी करें जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो और आप अंदाजे लगाने में माहिर। अभी फिलहाल में मेरे लिए आपके लिए मेरी राय है कि आप ऐसे ही भाग दे लें। 26 तक दशमलव के आगे मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि 26 केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल, एक कार का वर्तमान मूल्य 8,50,000 रुपए है और इसका मूल्य 10% की दर से कम हो रहा है 4 वर्ष बाद। इसका देखिए कम हो रहा है, कम हो रहा है मतलब 10% की जो वैल्यू है वो होती है 1/10, मतलब 10 रुपए उसकी कीमत थी तो 10 रुपए से 1 रुपए घट के कितनी हो रही है 9, 4 साल की बात हो रही है, मतलब पूरा। ठीक है, अब 10 की घात 4, 1 3 4 और इसकी जो वैल्यू है ये कितनी हुई है 8,50,000, 1 2 3 4 1 2 3, मतलब 1 बराबर कितना है। अब पूरा मामला अटका यहां, ये कितना है 9 9 9 9, अब ये 85 और आ गया, ये आपका डाटा है। ठीक है, अब अगर मैं देखूं 81 का स्क्वायर, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे 81 गुणे 81 गुणे, ठीक है, अब देखिए 81 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, कितना कम है 100 से 19, और 19 का स्क्वायर कितना होता है 300, 3 हासिल में ले लिया, 11 में से 9 चला गया 2, 8 में से 2 चला गया 6, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 65। ठीक है, ये आपको देखना है तो आप प्ले लिस्ट में कैलकुलेशन में जाके देख लीजिएगा, मतलब 65। अब यहां मैं थोड़ा सा और दिमाग लगाता हूं तो मैं गुणे 2 कर देता हूं और भागे, तो ये कितना हो जाएगा 65 61 गुणे 170, 17 एकम 17, 17 छक्का 102, 103, 17 पन्ना 85, 85 और 10 95, 17 छक्का 102 और 100 हो जाएगा। 2 का भाग देना है तो अब आप देख लीजिए, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 55 76 85, 55 76 85, यह है आपका ऑप्शन नंबर 2। देखिए ऐसे सवालों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कैलकुलेशन आपके लिए मायने रखता है, सवाल को कैलकुलेट कैसे करना है। मैं बार बार ये बात आपको समझा रहा हूं कि आप थोड़ा सा कैलकुलेशन में अपने हाथ अच्छे, और उसके लिए सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें कैलकुलेशन के लगभग अभी तक 12 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, उन 12 पार्टों को आप देखिए, निश्चित तौर पर आपको ये समझ में आएगा कि अंकों को देखा कैसे जाता है और अंकों को कैलकुलेट कैसे जाता है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल, 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1 केजी के वास्तविक वजन के बजाय बेईमान दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाला दोषपूर्ण वजन कितना। देखिए यहां पर सवाल में यह नहीं दिया गया कि सामान बेचा कितने में जा रहा है, और जब ये नहीं दिया गया तो हम ये मान के चलते हैं कि सामान क्रय मूल्य पर भी, मतलब जो एक तरफ विक्रय मूल्य है वो कितना है 1,000 रुपया, और दूसरी तरफ जो आपका विक्रय मूल्य है वो है 100 धन 25 बराबर कितना, कितना वजन किया गया, मतलब आपको निकालना क्या है, और क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है। अब देखिए 125% बराबर कितना दिया हुआ है 1,000, तो 1% बराबर 1,000 बटे 25, 100% बराबर हो जाएगा 100 गुणे 1,000 बटे 25, 25 125, 25 100, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, कितने ग्राम का वजन उपयोग किया गया है 800 ग्राम का, यह है आपका। ठीक है, चूंकि यहां पर क्रय मूल्य नहीं दिया गया था, वो सॉरी विक्रय मूल्य नहीं दिया गया था कि सामान बेचा कितने में गया है, तो हम इसको अंडरस्टूड रखेंगे कि सामान उसने किस पर बेचा है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ओह खत्म दोस्तों,
आज के इस पेपर में कुछ एक सवाल अगर आप ये देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज बहुत ही कॉमन है, टाइम एंड वर्क के सवाल भी बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे सवालों में थोड़ा सा मूवमेंट भी ये मिल रहा है। सवाल टाइम डिस्टेंस है, स्पीड की तरफ भी अब मूव हो रहा है, ठीक है। नंबर सिस्टम में भी थोड़ा सा अच्छे सवाल पूछे। अभी देखते हैं आगे ये मामला किस तरीके से मूव होता है। इस सीरीज को देखने के बाद आपको एक तरफ ये अंदाजा लगेगा कि सवाल पहले पेपर में और लास्ट पेपर तक सवाल कैसे कैसे मूव हो रहे हैं, और दूसरा जो आप तैयारी किए हुए हो और उसमें जो भी आपकी थोड़ी बहुत कमी है वो कमी आप इन सीरीज के माध्यम से सुधार सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप अपनी टाइमिंग को, हमारा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताएं। मिलते हैं कल फिर एक नए पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।